खलीलुर रहमान कमर को किसी ने कॉल की, जान से मारने की धमकी दी और वीडियो लीक करने की भी धमकी दी। मुझे 1.5 करोड़ रुपया दें, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ये धमकियां इस तरह की दी, आपकी नाजेबा वीडियोस वायरल कर दूंगा। नंबर का डाटा शेटा निकलवाया, आगे बड़ी हैरानकुन चीज़ हुई। आमना रूद वाला मामला हुआ था तो कुछ वीडियो क्लिप्स सामने आए थे और कहा यह गया था कुछ डाटा अभी तक मुल्जिमान के पास मौजूद है। तो क्या वाकई कोई वीडियो क्लिप्स हैं? मैंने खुद देखी, मैं नहीं शायद हूँ इस चीज़ का। ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का केस था या खलील साहब को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे? डराया उनको, पिस्टल की गोलियां चलाएं कि बेतन उसे मार दांगे ये वो। सबा कमर साहिबा ने कोई लीगल नोटिस भेजा है? तो पहले तो कर रहे हो ज्यादती। अभी आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन के हवाले से कि वो आप भी वही तरीका कर रहे हैं। डॉक्टर उमर आदिल, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है, कुछ इंकशाफात करते हैं एनसीसीआई के अफसरान के हवाले से। जो हमारे यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया है एनसीसीआई के अहदेदारान ने। टी शर्ट ऊपर करके देख लेते तो उसकी टी शर्ट इतनी को नीली सी जिमे के बैंगन। वहाँ पे एक ऐसा चित्र है जो उन्होंने कभी किसी थाने में नहीं देखा। डॉक्टर उमर आदिल ने कहा कि मुझसे भी पैसे लिए गए। जिन्होंने उनको पकड़ा वो उसी बंदे से रिश्वत लेने के, उसी मुकदमे के और दूसरे केसेस के अंदर वो अरेस्ट हैं। फैसलाबाद पुलिस ने कोई बहुत बड़ा इश्तिहारी पकड़ लिया है। ये हमारे नाज़रीन हमें बताएं कि ये पुलिस का एक्ट ठीक था या गलत। खलीलुर रहमान कमर को टेलीफोन पर धमकियां देने वाला शख्स कौन और वो कौन सी वीडियोस थी जो वो मुल्जिम लीक करने जा रहा था? अदाकारा सबा कमर और सीनियर सहाफ़ी के दरमियान कानूनी जंग, असल मामला है क्या? डकी भाई पर होने वाले तशद्दुद की हकीकत क्या है? और आखिर में आपको बताएंगे फैसलाबाद पुलिस का चौंकाने देने वाला कारनामा। ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नसीम कुरैशी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा सर, आज की जो हमारी खबरें हैं उनका ताल्लुक ज़्यादातर शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ है। पहली खबर, खलीलुर रहमान कमर को किसी ने कॉल की, जान से मारने की धमकी दी और वीडियो लीक करने की भी धमकी दी। ये क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं तो शोबिस इंडस्ट्री मुझे बड़ी पसंद है, मैं बड़ा देखता हूँ, लेकिन मैं तो क्राइम जर्नलिज्म, क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ। और खलीलुर रहमान कमर साहब को मैं शायर, अदीब, ड्रामा निगार के साथ शायर, अदीब भी, अदब का शख्सियत भी मानता हूँ, ठीक है ना। और एक तो जैसे था ना, अभी इनका ड्रामा था, आया था, मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ, मंटो एक था जी, खलीलुर रहमान कमर भी एक ही है। अच्छा, तो अब ये जिस मामले की तरफ आप बात करना चाह रहे हैं ना, ये एक सादा सा मामला है। ठीक। ये खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, ये इनको अगर आप कॉल करेंगे ना तो आपकी कॉल भी अटेंड करेंगे जी, अगर मौका मिलेगा रिंग बैक भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे बड़े है। अवामी से शख्सियत के जी मालिक जी हैं। जी, मतलब एक आला पाए के, एक बड़े अदीब होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी हैं, ठीक है। ये इनकी शख्सियत का एक हिस्सा है और इनको हमने बड़ी दफ़ा टोकते होते हैं, अक्सर रोकते होते हैं। अगर ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और जा रहे हो, अगर कोई इनसे लिफ्ट मांगे, वाह वो बंदा हो, बूढ़ा आदमी हो या कोई भी बशर हो, तो ये उसको लिफ्ट दे देते हैं। अच्छा, तो ये हमने बड़ी दफ़ा इनको मना किया कि आप ऐसा ना किया करें। इनका ये कहना है खलीलुर रहमान कमर साहब का कि अगर कोई मुसीबत में अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आप हेल्प कर दें। तो अब ये साहब की जो बात है ना, इसकी हेल्प वाली कोई बात नहीं है। ये तो मैंने वैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया, क्योंकि आपने एक बात जब शुरू की तो मेरा उसमें शोबिस को क्लियर करने में बात लंबी हो गई। ये यार ऐसा है कि कोई एक साल पहले, साल करीबन हो गया, ये शख्स जो है ना, इसका उस्मान असगर नाम है इस बंदे का, ठीक है। तो ये खलीलुर रहमान कमर साहब को टेलीफोन करता था। अच्छा, इससे जब बातचीत हुई तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने जब इससे पूछा, भाई तुम्हारा मेरा नंबर कैसे आया जी? वो जो हनी ट्रैप वाला केस हुआ था ना, उसमें एफआईआर के ऊपर, आमना वाला, वही आमना रूज वाला, जी, उस एफआईआर के ऊपर ना मुद्दई का नंबर होता है। बिल्कुल होता है। तो इसने कहा जी मैंने उस एफआईआर से आपका नंबर लिया। अच्छा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अलाम बला यूं करे फोन। और इरिटेटिंग अंदाज में उनको कॉलें करनी शुरू करती, इतनी ज्यादा कि कोई पागल ही जैसे करेगा। मतलब उन्होंने कहा जी अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं मेरे गेस्ट आए हुए हैं, थोड़ी देर बाद फिर कार इस तरह। अच्छा, इरिटेटिंग अंदाज में ना उन्होंने बताया मैं बिजी हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं स्टडी में हूँ, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, बाद में बात करता हूँ। नहीं, वो बंदा पागलों की तरह बस जैसे एक्सीलेटर पाँव रखा हुआ था, कॉल पे कॉल। इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, ठीक हो गया, ब्लॉक कर दिया था। अब इसने कॉल की, एक कॉल करते कि इसने कहा जी मुझे जो है ना 1.5 करोड़ रुपया दें,
ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा, ये धमकियाँ इस तरह की दी। उसकी बात ना बनी, फिर उसने अगला थ्रेड ये दिया कि मैं आपकी ना वो नाजेबा वीडियोस वायरल कर दूंगा। अच्छा, आप ये मुझे पैसे, एक कॉल आई, इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने पहचान लिया नंबर कोई और था, ठीक है। किसी कॉल की, इन्होंने पहचान लिया, फिर दोबारा फिर कॉल की। तो फिर ये जब नोटिस में आया ये वाला वाकया, उसके जो डीआईजी लाहौर हैं फैसल कामरान साहब, मैंने आपको पहले ही बताया, वो एक ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर है, ठीक, और पुलिसिंग उस बड़ी आला किस्म की करते हैं। तो इसमें मैं फिर ये वही ऑफिसर है जिसने ये जो है ना डाला कल्चर जी और रंगबाजी, ये वाली चीज़ें ना, इन्होंने ये सबसे पहले आगाज़ किया, तब सीसीडी नहीं बनी थी, बाद में तो आगे सीसीडी ने इसका उठा लिया था ना। और इन्होंने उसी वक्त ये कहते थे कि लाहौर में कोई कब्जा ग्रुप नहीं, कब्जा ग्रुपों के पीछे बड़े बुरे तरीके से चढ़े थे ये जी। तो ऐसे ऑफिसर को जब ऐसी चीज़ पता चले और कोई जगह मांगे और या तावान के पैसे मांगे, जगह मांगे, स्पेशली जगह, इसको जगह कहेंगे, तावान तो होते जो बंदे को अगवा कर लें ना, अच्छा जगह मांगे तो वो तो इनके वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। इन्होंने राना सैन ताहिर साहब हैं एसपी सदर, ठीक, उनके ज़िम्मे लगाया कि भाई इसको मुकदमा दर्ज करो और इन मुलजमान को गिरफ्तार करो। एफआईआर दर्ज हो गई, जो एसएचओ हैं मुमज़्ज़का, पता नहीं नवाब टाउन या रायबंद, बहरहाल जो भी है, एसएचओ के साथ एक टीम तश्कील दी। हाँ, बड़े मेहनत करके इन लोगों ने, पुलिस वालों की मैं इस पे दाद दूंगा पुलिस को कि इन्होंने मेहनत की बड़ी, कहाँ से कॉल की है और किस नंबर से कॉल, बार उस नंबर का डाटा शेटा निकलवाया, सारी चीज़ें निकाल के जब वहाँ तक पहुँचे उस बंदे तक, उस नंबर पे, एड्रेस पे, तो आगे बड़ी हैरानकुन सी चीज़ हुई। आप मेरी ये बात सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। वो जो आगे शख्स मिला ना, उसका नाम मेरा अभी स्किप कर गया जिनसे, वो एक बर्गर लगाने वाला बंदा था। अच्छा, जब पुलिस ने उसको पकड़ा, उसने कहा माई बाप मैं तो नहीं, उन्होंने कहा कॉल ये आई है, ये की है। उसने बताया कि उस्मान असगर नामी जो है बंदा, ये उसने की है, और उसके बारे में उसने बड़ी एक और हैरानकुन इंकशाफ किया, वो आप सुनेंगे, हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे तो हैरान होंगे। वो कहता है जी बर्गर वो मेरे से बाकायदगी से खाता है, लेकिन 2 अंडे अपने साथ लेकर आता है, कहता है ये अंडे बनाओ। अच्छा, मतलब उसको यकीन नहीं है जो उसके पास अंडे हैं तो वो ओरिजिनल है या नकली है, वो समझता है कि वो कोई प्लास्टिक के चाइनीज अंडे हैं। अच्छा, तो आप ना ये अंडे लगाएं, मतलब उससे आप इससे हिसाब लगा लें उस शख्स की ज़हनी कैफियत क्या है। तो उसको फिर पकड़ा, तो उससे फिर आगे फिर इन्वेस्टिगेशन चली, 2-1 दिन लगे इनको, फिर बिल आखिर उस बंदे तक पहुंचे, उसको पकड़ लिया है, अब गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊं, उसने ये एक्ट तो किया है बड़ा खौफनाक किस्म का, तो उनकी मैं बताया ना खलील कमर साहब की, कि उनको पता है उस शख्स के ना मेंटली हालत का, मतलब 1 साल पहले उन्होंने नंबर ब्लॉक किया उसके करके, वो खलील कमर साहब की मेरी खुद बात हुई, मेरी उनसे ना, अच्छा, खलील साहब से मेरी खुद बात हुई, तो उसके फैमिली मेम्बर हैं 2-3, मतलब हॉस्पिटल एडमिट भी रहे हैं, ज़हनी मराज के हॉस्पिटल में ना, अच्छा, एडमिट भी रहे हैं, तो इसका भी मसला है। तो इन्होंने बाकायदा पुलिस से कहा भाई आप इसको ना जाने जुने दें, लेकिन चूंकि एक एक्ट हुआ है और एक्ट बड़ा ख़तरनाक है, आपने किसी जगह मांगना जिसकी तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। यहाँ पर एक चीज़ ख़राबी है, मैं यहाँ पे पुलिस के साथ मैं कहूँगा कि बात ठीक कर रही है पुलिस। खलील कमर साहब के आए तो वो कहेंगे छड़ो मट्टी मट्टी पाओ फारग करो, तो लेकिन पुलिस ने क्योंकि उसने एक्ट किया, ये एक्ट हुआ है, उसमें एक चीज़ है, वो ये है कि ना ये सम टाइम ना आप लोगों को स्पेस दे देते हैं कि ये मेंटली तवाज़ुन ठीक नहीं, जी चल रहा है, सी बेवकूफ़ था, पागल था, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटली तवाज़ुन बिल्कुल ठीक होता है अगर तो वो लुकमा जो है वो नाक में डालता है, आँख में डालता है, तो फिर मैं तो कहूँगा ज़हनी तवाज़ुन वाकई ठीक नहीं। अगर वो अपने मुंह के अंदर ही डालता है लुकमा बना के, ठीक है ना, लुकमा वही शख्स बनाता है जिसको सेंस है खाना खाने की, आप मेरी जिसको नवाला कहते हैं, बिल्कुल ये समझते हैं, तो उसकी भी एक साइज होती है, उसको एक बना के वो नॉर्मल शख्स ही खा सकता है, तो अगर वो बना के वो खाता है तो उसको फिर पनिश करना चाहिए ताकि उसके चलापन ठीक हो, सॉफ्टवेयर अपडेट हो। तो लिहाजा 2 बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, एक बर्गर वाला और एक ये है। तो स्टोरी इतनी सी है और इसके आगे पीछे कोई चीज़ नहीं है, और उसके पास ना कोई चीज़ थी ना कुछ, उसने कहा जी मैं ऐसे ही बोलूँगा, तो उनकी नाजीबा उसमें देखा, मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको वाज़ह करता जाऊँ
जो खलील रहमान कमर जो है ना, वो बंदा, अब ये नहीं है कि मैं उनकी कोई तर्जमानी कर रहा हूँ, ऐसी नहीं बात, क्योंकि हमने देखा है उसको ना, वो ऐसा आम किस्म का राइटर नहीं है। मैं मंटो नहीं हूँ, टीचर किस टाइप का था, शुरू में बहुत बुज़दिल सा दिखाया गया, बुज़दिल सा नहीं, एक शरीफ आदमी दिखाया, बुज़दिल आदमी दिखाया, तो एंड में क्या था, हीरो वही था जी, हीरो वो जो 2 गैंगस्टर्स को भी क्रॉस कर गया। तो एक्चुअल में खलील रहमान कमर ऐसी चीज़ है। ठीक है, मतलब उसको कहा उसने कि जनाब जी 1.5 करोड़ रुपया तो दे। जी जी, उन्होंने कहा पागल है, चल पाजी। फिर उसने कहा जी मैं तेरी वीडियो जारी कर दूंगा, तो वीडियो तो है ही कोई नहीं होती, तो उन्हें ब्लैकमेल क्यों होना है? अच्छा, ये मेरा एक सवाल है। जब आमना अरूज वाला मामला हुआ था तो कुछ वीडियो क्लिप्स सामने आए थे और कहा यह गया था कुछ डाटा अभी तक मुल्जिमान के पास मौजूद है, तो क्या वाकई कोई वीडियो क्लिप्स हैं ऐसी? नहीं, सब बकवास है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखी, मैं नहीं शायद हूँ इस चीज़ का। वो तो आप वहाँ बैठे कोई बात कर रहा हो तो दूर से वीडियो आप बना लें ऐसे करके, ठीक है, और गुफ्तगू कर लें, उसके बाद आप कुछ भी बकवास कर, तो अगे दी वीडियो है, ये सब बकवास है, वीडियो ही कोई नहीं। अच्छा, अगर वो अगर कोई ऐसी वीडियो होती तो वो खलील रहमान कमर भी एक आम आदमी, इज्जतदार आदमी, तो वो डर जाता, परेशान, नहीं ऐसी कोई बात, वीडियो है ही नहीं। ये पागल था, जनूनी था, फ़ैन है उसका जो है ना, इनका बाकायदा फ़ैन है खलील रहमान कमर साहब का, बड़ा शदाई किस्म का। ठीक है, तो इसने सोचा कि मैं वो कह दूं कि जनाब वो आमना अरूज की वीडियो को इस तरह की बात कर दूं तो ये शायद डर डूर जाए, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मीडिया में, अखबारात में, जैसे कि अभी आपने बात की, ये चीज़ मशहूर की गई थी, ये तासुर दिया गया था कि इनकी वीडियोज़ हैं। ठीक है, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि खलील रहमान कमर की वहाँ पे या कहीं भी नाजेबा वीडियो है ही नहीं, क्योंकि इस टाइप का बंदा ही नहीं हो। ठीक है। अच्छा, ये खबर जो अभी FIR सामने आई है कि वीडियोस लीक कर देना और तवान का मुतालबा करना, ये उस मौके पे आई है जब से कुछ दिन पहले ही जो उनके केस का मरकजी मुलजिम था उसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है। अच्छा, नहीं ये तो आप हम लोग कोई भी चीज़ के न्यूज़ सेंस बना लें तो बना लें, वो देखा उसकी तो कानूनी एक अदालती कार्रवाई थी, उसमें इसकी ज़ाहिर है एक संगीन जुर्म किया था उसने, अगवा बराए तवान का मुलजिम था, उसने अगवा किया था और तमाम चीज़ें पूरी हुई। उस वक्त पूरा मीडिया ट्रायल खलील रहमान कमर साहब का भी हुआ और ये हुआ जिसका फ़ायदा इस बंदे ने उठाया, उस मीडिया ट्रायल के तनाज़र में उसने अब कॉल कर दी। आप ये कह सकते हैं कि इस शख्स ने उसके हवाले से कि उस वक्त मशहूर हुआ था वीडियो स्टूडियो, तो वही बात उसने अब कर दी। ठीक है, वीडियो नाम की इस तरह के नाम की मैं आप नोट कर लें, लिख लें, ना है ना थी। ठीक है, ठीक है, वो इस टाइप के शख्सियत ही नहीं है, वो बड़ा नीड एंड क्लीड बंदा है और हमारी भाभी से बड़ा डरता है वो। अच्छा, ये जब वाक़या हुआ था आमना अरूज वाला, मैं थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहूँगा कि खलील साहब के ऊपर फायरिंग भी की गई थी, उनको यहाँ तक कहा गया था कि कलमा पढ़ लो और बाद में गोली भी चलाई गई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग का केस था या खलील साहब को कोई नुकसान पहुँचाना चाहते थे? देखिए मैं आपको बात बताऊँ, सिंपल सी बात सुने, उनका ये ख्याल था, अब खलील रहमान कमर एक बड़ा आदमी है, बड़ा राइटर है, उसके ड्रामे सर हिट हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अब उन्होंने ये ख्याल किया हुआ था कि इसके पास करोड़ों रुपए होंगे, ठीक है ना, और होने भी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में नहीं कहीं और होता इतना बड़ा राइटर तो उसके पास करोड़ों के अरबों रुपए होते। ठीक है, तो उन्होंने उनको ट्रैप किया, ट्रैप करके मैंने आपको बताया ना कि अच्छा इंसान भी है, किसी का मसला दुखी कुछ हो वो सुन लेता है। ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद उन्होंने फिर डराना चाहा, वो डराने के लिए वाकई उन्होंने उनको डराया, उनको पिस्टल की गोलियां चलाई कि बेतन उसे मार दांगे, ये वो वाकई से हुई बात, लेकिन ये सारी ब्लैकमेलिंग थी। ठीक है, सही। अच्छा, अभी एक और खबर, वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री से है, आज बहुत चर्चे हैं उसके, सबा कमर साहिबा ने कोई लीगल नोटिस भेजा है। इसके पर हमारी बात हुई थी मेरा शुरू से पहले कि हम इस सवाल को स्किप करें, कहीं दूसरा अगला सवाल करें, आगे चलें। बात ये है सर कि ये मामला ना आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में आ रहा है और ये भी आ रहा है कि वापस कोई नोटिस भेजा गया है सबा कमर को, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा आप ये बताएंगे क्या हुआ, क्या वाकया? प्यारे भाई, आप तो पहले तो कर रहे हो ज्यादती, अभी आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था एक बड़े सीनियर एंकर पर्सन के हवाले से कि वो आप भी वही तरीका कर रहे हैं, हमारे पहले डिस्कशन हुई, लेकिन मैं आपके इतला की अर्ज़ है कोई नोटिस नहीं वसूल हुआ। ठीक है ना, ये वो सोशल मीडिया खबरें हैं। ठीक है, नईम साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह का कोई हमें जब नोटिस वसूल होगा तो तब देखी जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पे एक नोटिस गर्दिश कर रहा है। सोशल मीडिया के पीछे हम मीडिया पर्सन है, हम लोग जो सोशल मीडिया की खबरों के पीछे थोड़ी भागेंगे, हम तो अपने कान को हाथ लगाएंगे। एक और खबर ये भी आ रही है कि
कोई सबा कमर को भी नोटिस भेजा गया है और उसके कोई मस्जिद वजीर खान वाली जो मामला है उसको भी दोबारा रीओपन पता किया करें जा रहा है। किसने भेजा। सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे चैनल्स की खबरें चला रहे हैं। तो मालूम करें ना उनसे, पूछे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा वो फ्रेंड है, सब दुनिया को पता है, तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हमें तो कोई नोटिस मिला नहीं। ठीक है, तो भेजने वाला तो नहीं बनता। सही है, यानी तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि नोटिस आप आया इसको या... खबर बनाने की कोशिश ना करें, है ही कुछ नहीं। चले हम आगे चलते हैं। डॉक्टर उमर आदिल, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है कुछ दिन पहले, वही शाद भट्टी साहब के साथ पॉडकास्ट में आते हैं और उसमें वो कुछ इंकशाफात करते हैं एनसीसीआई के अफसरान के हवाले से और एनसीसीआई के हवाले से। उन्होंने एनसीसीआई पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जो हमारे यूट्यूबर सादुर रहमान डकी भाई हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया है एनसीसीआई के अहदेदारान ने। मैं वैसे इस बात पे एक बात करूँगा कि ये मुझे ना डॉक्टर उमर आदिल की, अक्सर वो बंदा बड़ा ठीक है लेकिन थोड़ा सा वो कहते हैं ज़्यादा बोल्ड, मुँह फट जिसे कह सकते हैं ना, उस टाइप का है। तो वही मुँह फट होने की वजह से उसको सजा मिली थी। ये जिस उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वो खुद ज़ेरे ताब थे और एनसीसीआई की हिरासत में थे। जी, उन पे भी एक पर्चा डकी भाई से उनका पर्चा वो 3-4 माह वो भी कुछ देर टाइम निकाल कर आए हैं। तो उस वक्त भी वो उनकी हिरासत में थे और रिमांड पर थे। ठीक है, या फिर गिरफ्तार थे, उन्हें अभी पेश किया जाना था। तो वहाँ पे उनका ये पॉडकास्ट अभी उनका इरशाद भट्टी साहब का सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको पता है, और मैं उनका देखता हूँ प्रोग्राम। अगर वो जब प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड लगता है तो मैं उन वाला चंक ज़रूर देखता हूँ, इरशाद भट्टी साहब वाला। तो उनका पॉडकास्ट था, मैंने भी ये सुना, मैंने भी देखा। तो उसमें उन्होंने शाद भट्टी साहब को इशारतन बात बताई, उनको याद कराया कि जिस दिन आप आए वहाँ पे जी किसी को मिलने के लिए, उससे आपने पूछा ठीक है, उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। आपने पूछा खाना वाना खाया, उसने कहा हाँ जी मैं खाया। कोई परेशानी तो नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो आप उस वक्त उसकी कमीज़ ऊपर करके देख लेते, टी शर्ट ऊपर करके देख लेते, तो उसकी टी शर्ट इतनी को नीली सी जिमें के बैंगन। ये डॉक्टर उमर आदिल ने कहा और ये खबर है बहुत बड़ी जी। मतलब ये खबर इस वजह से है कि एनसीसीआई अदारे ने, ये वाइट कलर क्राइम तो ज़्यादा डील करता है, फाइनेंशियल क्राइम में, ठीक है। इसमें जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो डाकू डकैत नहीं होते, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। अब डक्की भाई के ऊपर अगर केसेस देखा जाए तो जब तक एनसीसीआई के ऊपर कोई काला धब्बा नहीं लगा था तो बड़ी संगीनियाँ थी। ठीक है, संगीनियाँ ये थी कि जो गैम्बलिंग जुआ ऐप्स हैं उनके प्रमोशन की थी इन्होंने। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा था, आपके मैंने पॉडकास्ट में ये बात की थी, उन्होंने ये लगा था कि इन्हें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपसे कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग भी साबित करनी पड़ेगी। और जितने पैसे उसके अकाउंट में कहते 9 करोड़ हो गए, इतने करोड़ हो गए, ये डिस्कस होता रहा, बातें होती रहीं। तो 10-20 करोड़ तक तो उसके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, जितने उसके सब्सक्राइबर हैं और जिस देर से वो काम कर रहा है वो बंदा, और प्रमोशंस भी कर रहा है, जो आपकी नहीं वैसे प्रमोशंस भी कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, और डॉलरों में उसके लाखों डॉलरों में उसके पैसे आ रहे हैं, हज़ारों डॉलर महाना उसको आ रहे हैं। तो इतने पैसे उसके पास होने चाहिए। तो मैंने उसको याद होगा जब ये भी खबर आई थी कि उसके पैसे सीज किए गए हैं, और मैंने कहा था सीज ऐसे नहीं होते, सीज करने के लिए साबित करना पड़ेगा अदारों को कि ये पैसे किस मद के हैं। ठीक है, जब उसका एक ज़राए आमदनी उसकी जाहिर हो रही है, सोर्स मनी ट्रेल पता चल रही है कि कौन सी है, तो खैर ये चीज़ मैं उसका कोई तर्जमान नहीं, मैं उसके कोई वकालत नहीं कर रहा डकी की। इसके बरक से डकी जो भी है, डकी वाइट कलर क्राइम में गया था। तो अगर क्या डॉक्टर उमर आदिल ने जैसे कि जिस बात का इंकशाफ किया है, जी, तो ये बड़ी हॉरिबल बात है, बड़ी खौफनाक बात है कि इस तरह का तशद्दुद वो वहाँ पे। और फिर उन्होंने एक बात आपने और नहीं देखी, उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक ऐसा चित्तर है जो उन्होंने कभी किसी थाने में नहीं देखा। अच्छा, वो चित्तर के आपको डिस्क्राइब क्या करें, किसी दिन ना अपना टॉर्चर के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। मैंने याद आ गया, एक दफ़ा पहले भी हमने बात की थी, आप ये इसके ऊपर किसी दिन मुझसे पूछ लीजिएगा, जब टाइम हुआ तो हम उसके ऊपर करेंगे। ये चित्तर होता क्या है, चित्तर के बारे में बताएंगे। तो वो कह रहे थे कि कमर नीली थी हुई और काली मतलब बैंगन की तरह, जिस पे इरशाद भट्टी साहब ने कहा जी मैं अब जाके उनको ज़रूर मिलूंगा जेल के अंदर, क्योंकि अभी भी है, अभी उनकी बेल जो मेरा ख्याल अगले 5-6 दिन तक हो जाएगी। तो अदालत ने कुछ रिकॉर्ड मांगा हुआ है ऐसे FIA से, ठीक। तो उन्होंने कहा मैं अब जाके देखूंगा। फिर उन्होंने डॉक्टर उमर आदिल ने कहा ये तो 1.5 महीना पहले की गल है, अब तो जेल में गए उसको महीने से ऊपर हो गया ना। तो डॉक्टर उमर आदिल डॉक्टर है आखिर, MBBS,
तो उसने बात ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। और ये वाक़ईतन उन लोगों से पूछा जाए जो इस वक्त मुल्ज़म है कि भाई आपने डक्की को इतने जुल्म क्यों किया यार। ठीक है। एक और इल्ज़ाम भी डॉक्टर उमर आदिल ने लगाया। उन्होंने जब इरशाद भट्टी साहब ने पूछा कि क्या आप भी पैसे दे के बाहर आए हैं, तो डॉक्टर उमर आदिल ने कहा कि मुझसे भी पैसे लिए गए। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये कहा। उन्होंने कहा कि जनाब जी सबने पैसे दिए। जी। ये अच्छा, ये चीज़ तो एक चीज तरह से जो अब FIR है, ठीक है, अरूब जतोई की, जी, जो जी। FIR दी FIA ने, ठीक है, और FIR देने का तरीक़ाकार ये है कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करता है। जी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो FIR दर्ज करता है। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज होती है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो होता है ना, वो पहले कर ली जाती है जी, कि FIR दर्ज करने की लोड भी है कि नहीं है। ठीक है, अब जुर्म साबित करने के लिए फिर बाद में केस चलता है, जी, जी। वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन बाद में होती, लेकिन FIR इन्वेस्टिगेशन से होती है। तो उसकी अरूब जतोई के अंदर ये लिखा हुआ है, वो 2 केस बने हुए हैं उसकी FIR के अंदर। ठीक है, एक वो कह रही है कि मुझसे 90 लाख रुपए लिए, जी, जी, मतलब रिलीफ देने के लिए, जो कि मिला भी नहीं रिलीफ, और हमसे पैसे ले लिए। एक तो ये है। दूसरा उसमें उसी FIR के अंदर अगर आप पढ़ें कि लिखा हुआ है साथ में ये करके कि ये जो कॉल सेंटर समेत दूसरे डीजल से ना रिश्वत वसूल करते थे, पैसे लेते थे। जी, जी, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये तो उनके उसमें बता दी, FIR के अंदर ही बता दिया हुआ इसका जवाब, जो आपका जवाब सही। पैसे लेने वाला। और ये भी बड़ा शर्मनाक है अगर ऐसा हुआ है तो। ठीक है। अरूब जतोई ने अपनी दरख्वास्त से ज़मानत जो है वापस ले ली है। अच्छा, मैं असल चीज़ों को समझें। ये होती है फाजिल ज़मानत। ठीक है, कि आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपनी सफाई पेश करें, और अदारों को आपके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात से मुतमईन करें। तो उसके लिए यहाँ पे जो एक ये है, जो प्री अरेस्ट बेल जो होती है, इसको फाजिल ज़मानत कहते हैं। और वह हमारे वैसे ख़वातीन का एहतराम है, उनको वैसे मेरा ख्याल है गिरफ्तार नहीं करना जब उनके हस्बैंड थे, लेकिन प्रेशर उस वक्त इस तरह का बनाया जा रहा था कि वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर इंटरम बेल करा ली। जब केसेस इस तरह से स्मूथली वापस पटरी पर आ जाए ना, चीज़ें सीधी हो जाए, तो वहाँ पर जो मेन मुल्ज़िम होते हैं ना, वो भी अपनी इंटरम बेल वापस ले लिया करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब जो हालात हुए, जिन लोगों ने, अब ये डक्की के उसका इल्ज़ाम ठीक था या गलत था, इसको साइड पे कर दें, लेकिन ये बहुत बड़ा एक चीज़ है कि जिन्होंने उनको पकड़ा, वो उसी बंदे से रिश्वत लेने के, उसी मुकदमे के और दूसरे केसेस के अंदर वो अरेस्ट हैं। अरेस्ट होने के साथ साथ उनको 4-4.5 करोड़ रुपए की बरामदगी भी हुई। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है ना। इसका जिक्र भी है कि कल उनको पेश किया गया था, और आज के अखबारों में खबर भी छपी हुई है, जी, बताया गया। और मज़ीद कार्रवाई के लिए उनको जो है ना, कोर्ट ने, जज साहब ने उनको FIA के हवाले किया है। ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा जी मुतासरीन से जो भी आपने के बयानात वगैरह लेने हैं, उसको फाइल वर्क मुकम्मल करें। तो मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट पेशी में उनको भी जुडिशल कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो उनके ऊपर जो केस लगा था उसमें से वो बरामदगियाँ भी हो गई, 90 लाख भी हो गए, उससे ज़्यादा पैसे हो गए। और इसमें ये भी बताया गया है कि उनके जो है ना असासे ज़्यादा हैं, ठीक है, आमदन से ना ज़्यादा जायद असासे बताए गए हैं। तो खैर ये भी कबल वक्त कहना होगा कि वो उनके जो एसेट्स हैं वो किस कमाई से हैं। तो ज़ाहिर है वो साबित करना होगा, प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा, और इन्होंने दफ़ा करना होगा कि इनकी ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारी वरासती हैं या हमारी अपनी किसी कोई बिज़नेस की हैं, वो करना पड़ेगा। तो अरूब जतोई का जो है ना, नॉर्मल बात है कि उसने इस ऐसे केसों में अक्सर वापस ले जाते हैं, और जब इस तरह के ये पंडोरा बॉक्स खुल जाए इस टाइप का, तो केस में ना कोई जान जो रह जाती 10% रह जाती, 20% रह जाती। ठीक है। सरफराज चौधरी समेत बाकी जो दीगर अफसरान हैं, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफे दे दिए। क्या ये इकरार जुर्म है? देखें, अभी जैसे आपकी मेरी पहले बात हो रही, पहले आप मुझे कह रहे थे कि उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए जी, तो ओहदे कोई चीज़ नहीं होती। जब बंदा गिरफ्तार होता है ना, वो ऑटोमेटिक ही मुअत्तल हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो होता है, फिर उसकी गिरफ्तारी, इसकी FIR के ऊपर फिर उसको शोकाज
नोटिस मिलता है और फिर वो कि उनकी इंक्वायरी होती है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में पीड एक्ट होती है और फेडरल में वो एक वो करप्शन सेल है जो वो फेडरल जो मुलाजमीन होते हैं, जिसमें PIA हो सकता है, रेलवे हो सकता है, पोस्टल सर्विस हो सकता है, इससे समेत जितने भी फेडरल अदारे हैं, पासपोर्ट हो सकता है, नादरा हो सकता है, इनके जो मुलाजमीन है जो फेडरल के जो हैं, कस्टम हो सकता है, FBR हो सकता है, तो इनके ऊपर जो है ना वो उसमें उनके एंटी करप्शन सेल जो है ना FIA का, उसमें वो शोकस जारी करता है, वो इंक्वायरी करता है, तो फिर उसमें अगर वो इंक्वायरी में क्लियर हो तो बच जाते हैं, वरना वो फारिग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो इस्तीफे देना है ये कोई पता नहीं क्यों इन्होंने दिए इनसे, या दिलवाए गए होंगे। इस मौके पे आके इस्तीफे दे देना मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। या तो फिर इनको कहा गया कि भाई आपको हम नो मोर, आप इस्तीफे दे दें। अगर इस्तीफे ना दें ना, अगर इस्तीफे ना दें तो नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है, जबरी तौर पे फारिग कर दिया जाए, जुर्म साबित होने के बाद फारिग कर जाए, फिर इनके पास एक राइट है अपील करने का। अच्छा। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने पुलिस में भी देखा होगा कि SHO के रंगे हाथों पकड़ा गया जी, उसके ऊपर FIR भी हो गई, उससे माल मुकदमा ही बरामद हो गया, या उसके ऊपर जुर्म भी साबित हो गया, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद देखा वो नौकरी कर रहा है उसी आबोताब से। ठीक है। तो वो फिर अपील करते हैं ना, तो अपील में अगर आपकी अप्रोच या फिर आप अपनी सफाई पेश करने में कामयाब हो जाएं तो बहाल हो जाते हैं। ठीक है। तो इनका तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों किए हैं, इस्तीफ़े क्यों किए हैं, और मुझे तो शायद लग रहा है कि ये अफवाह ही है, लेकिन अगर दिए हैं तो क्यों दिए हैं, और ये क्यों का जवाब है इनसे फिर दिलवाए गए हैं। ठीक है, सही। अच्छा, एक खबर है, वो खैर इतनी बड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे उसको लेके बहुत बहस चल रही है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कमर, और वो मशहूर है उस्ताद कमर के नाम से, सोशल मीडिया पे आया करता था। फैसलाबाद वाला? जी, फैसलाबाद वाला, वो जो चूहे पकड़ा करता था और कुछ इस तरह का कैरेक्टर था। काफी अर्सा पिछले साल जो था वायरल रहा है वो, कि वो एक बंदा है जो चूहे पकड़ता है और इतनी पैसे लेता है। बाद में वो खैर उसका जो भी वो काम करता था, एक उसकी वीडियो सामने आती है, वो थाने में खड़ा है, कानों को हाथ लगाए हुए हैं, और वो क्यों माफी मांग रहा है कि मैंने चूहे और नियोले की शायद लड़ाई करवाई थी, उस पर मुझे गिरफ्तार किया गया, मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी हरकत की, मैंने जानवरों पे जुल्म किया, मुझे माफ़ किया जाए, मैं ये काम ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक ऐसा बंदा जो कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं दे रहा जिसमें कोई गालम गलोच हो, या जिसमें कोई वो अपना डाला कल्चर दिखा रहा हो, उसको उठा के इस तरह उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना, उससे माफ़ी मंगवा के वीडियो वायरल करवाना, पुलिस की साख्त को नुकसान नहीं पहुँचता ऐसी ये CCTV ने किया या फैसलाबाद पुलिस ने किया? तो क्या पुलिस का क्या मौक़िफ़ था इसमें? मैं इसके ऊपर बताता हूँ, मुझे जो आपका पता है मैंने क्या देना है। वैसे पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि जी सोशल मीडिया पे इससे जो एक चूहे की और न्योले की कोई लड़ाई करवाई थी, तो ये जुल्म है जानवरों पे, तो ये नहीं करना चाहिए, जुल्म बर्दाश्त नहीं होएगा। जी, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है पुलिस की। देखिए जी, जुल्म तो जुल्म होता है ना, चाहे किसी चीज़ पे हो, जहाँ जुल्म वहाँ पर पुलिस होनी चाहिए सर। बड़ा ज़बरदस्त बात है। और जहाँ तक ये उस्ताद कमर की बात है, इसका कंटेंट मैंने देखा है, मैंने पहले देखा था काफ़ी अर्सा, मतलब पर टाइम ही नहीं था मेरे पास। तो इसके कंटेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए, और न्योले और चूहे की लड़ाई अगर इसने कराई थी, तो चूहे अगर पालने का हमारे यहाँ पे, या चूहे को मारने का अगर यहाँ पे हमारे है कि आप चूहे नहीं मार सकते और वो गैर कानूनी है, तो फिर तो पुलिस बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ख्याल है कि मेरा ख्याल बहुत सारी कंपनियां हैं बनी हुई, बड़ी कंपनियां भी हैं जो चूहे, छिपकलियां और काकरोच मारती हैं आपके घरों में आके, वो उसकी सर्विस देती हैं और अच्छा खासा पैसा लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है या तो पुलिस, फैसलाबाद पुलिस मेरा ख्याल है जो अपना दायरा कार अब मेरा उन कंपनियों तक भी बढ़ाना चाह रही है। ठीक है। वहाँ पे जाके जो तशद्दुद करने वाले लोग उनको पकड़ेगी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये अंधिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने शेर पाले हुए हैं। ठीक है। और जो मुर्गियों की लड़ाइयाँ कराते हैं, कुत्तों की लड़ाइयाँ कराते हैं, मेरा ख्याल ये उनको पकड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात आती है, एक मासूम आदमी को और उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, इस तरीके से वो माफ़ी मांग रहा है
इससे मैं ये कहूँगा, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि वो नूर जहाँ के गाने के ऊपर क्या वार्निंग कर सकते हैं? वार्निंग कर सकते हैं ना सर? आप वार्निंग कर सकते हैं। पुलिस इतने अच्छे काम कर रही है, इतने बड़े काम कर रही है। अभी जैसे हमने खिलौने में कमर साहब वाला केस देखा है, ये पुलिस ने ट्रेस किया है, लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया है, और सीसीडी ने भी बहुत बड़े काम किए हैं। तो अगर इस तरह के काम जो उनके कोई अहलकार, पुलिस के आला अफसरान को चाहिए अपने जूनियर अफसरान को थोड़ा सा समझाए, उनको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि नकेल डाले, मैं ये कहूँगा कि आप उनको ये चीज़ें समझाएं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह की चीज़ें ना करें। मतलब ये एक गैर मुनासिब सी बात है, इस पे हम चलो हम कोई राय नहीं देते, हम अपने नाज़रीन से राय मांग लेते हैं कि ये पुलिस का एक्ट ठीक था या गलत था। सर वो लड़का ये कह रहा है कि मैं ये काम ही छोड़ रहा हूँ, मैं फैक्ट्री में कोई मुलाजमत कर लूंगा। वैसे लग रहा था कोई चोर डकैत पकड़ा गया है। वो तो एक सर्विस दे रहा था, वो तो एक सर्विस दे रहा था चूहे मारने की, वो तो पैसे ले रहा था। और जो ऐसा पता है तुम्हें कितनी खतरनाक बीमारियां होती, ताउन फैलता। बिल्कुल ऐसी है, और चीजें बर्बाद हो जाती हैं आपके घर में। जी। और ये चूहे जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके किचन में पाए जाते हैं, ये जो आपकी सीवरेज लाइन होती है, गटर होते हैं, ये वहाँ पर होते हैं, और वहाँ सारी गंदगी और ऐसे खौफनाक किस्म के जरासीम साथ लेकर, पोलियो जैसे जरासीम साथ लेकर आते हैं। इनका ख़त्म होना, जो देखा ना, हमारे दीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो इंसानियत के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। जैसे आप जो है ना रोज़ाना पता नहीं सैकड़ों दर्जनों जो हैं, सैकड़ों गायें, भैंसें और बकरियां, दुम्बे, कट्टे आप ज़िबा करते हैं और उसको खा जाते हैं। सही। और हज़ारों मुर्गियां आप डेली, बॉयलर आपके सामने, आप बच्चों को भी दिखा रहे थे कि देखो भाई, तो वो आप ज़िबा करते हैं, खा जाते हैं। तो ये जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के लिए होती हैं। इसी तरह जो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हैं, मतलब सांप है, उसको मार देना चाहिए। ठीक। ना कि हम वाइल्ड लाइफ के इंतजार में बैठेंगे, सांप को आके पकड़े, अगर वो ख़तरनाक हो सकता है मार देना चाहिए। और इसी तरह और कोई चीज़, जानवर जब इंसानी जान को लिए ख़तरनाक, इंसानी जान सबसे पहले। जी। ठीक है, इंसानी जान सबसे पहले, तो उसको भी मार देना चाहिए। हाँ, अक्सर मुझे ये इतराज़ होता है कि जब तेंदुआ वगैरह जो है ना, इनकी ख़त्म हुई, अगर ऐसे कोई जानवर बाहर निकल आए तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको डराना चाहिए। सही है, डराना चाहिए। अगर तो उसने किसी के ऊपर हमला कर दिया, पकड़ लिया, तो फिर जो भी आपसे हरबा इस्तेमाल होता है आप उसको मारें, लेकिन उसको भी मैं उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन चूहे और न्योले, उन्होंने बस ये एक तासुर दिया कि जाग गए होंगे। मेरा ख्याल है फैसलाबाद के अंदर कोई इस तरह की जितनी वीडियोस जारी होती हैं ना, मैं चाहे जानवरों को कुट पड़ रही हो, चाहे इंसानों को पर फौरी मेरा बड़े एक्शन होता है। मेरा 1 साल पुरानी वीडियो थी, और जब तस्वीर आई तो खबर तो इसलिए मैंने शामिल की थी, मुझे लगा शायद फैसलाबाद पुलिस ने कोई बहुत बड़ा इश्तिहारी पकड़ लिया है, कोई बहुत बड़ा। आप मुझसे राय मत लें, आप मुझसे, अब हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं इस बात को। ये हमारे नाज़रीन हमें बताएं कि ये पुलिस का एक्ट ठीक था या गलत। चले, ये हम फिर नाज़रीन पे छोड़ देते हैं कि वो इस पे अपनी राय दें। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।